हम इंसान एक ऐसे जीव हैं जिन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला है और हमारे आसपास की चीजों पर नए नए सवाल उठाए हैं, इनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की है। 17वीं शताब्दी में साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत के बाद से हमारा चीजों को देखने और उन पर सवाल उठाने का नजरिया और भी बेहतरीन हो गया। साइंस की इस नई समझ की ही बदौलत हम स्टार, प्लैनेट्स और मून को अच्छी तरह से समझ पाए। इसके बाद हमें पता चला कि कैसे ये चीजें आगे एक बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स हमारे लिए तभी से काफी अजीब रहा है क्योंकि हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, बल्कि हम इसमें मौजूद बॉडीज को ही देख सकते हैं। यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट के जन्म लेने के बाद हमारे दिमाग ने इस पर भी कुछ सवाल उठाए, जैसे कि ये यूनिवर्स असल में क्या है, यूनिवर्स क्या कभी खत्म होगा, आखिर हमारे यूनिवर्स का आकार कैसा है, और ऐसे ही और भी बहुत से सवाल। यूनिवर्स से जुड़ा कुछ जानने से पहले जानते हैं कि ये यूनिवर्स क्या है। व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स ही सब कुछ है। इसमें सारा अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में मौजूद सारा मैटर और एनर्जी शामिल है। इसमें समय भी शामिल है और निश्चित रूप से इसमें आप भी शामिल हैं। What is the universe made of? यूनिवर्स में ऑब्जर्वेबल मैटर ज्यादातर हाइड्रोजन के इंडिविजुअल एटम्स का रूप ले लेता है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक एलिमेंट हैं, जो केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को साझा करने वाले दो या दो से अधिक एटम्स एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। कई खरबों एटम्स एक साथ डस्ट के पार्टिकल्स को बनाते हैं। कुछ टन कार्बन, सिलिकेट, ऑक्सीजन, आइस और कुछ मेटल्स को एक साथ मिलकर बनाते हैं, और इन सब को मिलाने के बाद आपके पास है एक एस्ट्रॉइड या हाइड्रोजन और हीलियम का 3,33,000 अर्थ मासिस का एक सूर्य जैसा तारा। इस तरह से ये सब चीजें ही हमारा यूनिवर्स है। लेकिन इसी के साथ हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसा मैटर और एनर्जी है जिसे हम देख या डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सभी स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, ब्लैक होल और डंग बीटल्स मिलकर यूनिवर्स में 5% से भी कम मैटर को बनाते हैं। इसके बाद बचे में से लगभग 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है, जिसमें से किसी को भी हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यूनिवर्स जैसा कि हम इसे समझते हैं, ये उस तरीके से काम नहीं करता अगर इसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद नहीं होती। इन्हें डार्क का लेबल दिया गया है क्योंकि वैज्ञानिक सीधे इनकी ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते हैं, और कम से कम अब तक तो नहीं। हाउ हैज आवर व्यू ऑफ द यूनिवर्स चेंज्ड ओवर टाइम? यूनिवर्स क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितना विशाल है, इसकी मानवीय समझ युगों में बदल गई है। एक लंबे समय तक मनुष्यों के पास यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत कम या कोई साधन नहीं था। हमारे पूर्वजों के द्वारा इसके बजाय हर चीज के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए मिथ्स पर भरोसा किया जाता था, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने स्वयं उनका आविष्कार किया था। मिथ नेचर की रियलिटी के बजाय मानवीय चिंताओं, आशाओं, आकांक्षाओं या भय को दर्शाते हैं। हालांकि कई शताब्दियों पहले मनुष्यों ने ज्ञान की खोज के लिए मैथमेटिक्स, राइटिंग्स और नए खोजे प्रिंसिपल्स को लागू करना शुरू कर दिया था। उन प्रिंसिपल्स को समय के साथ रिफाइन किया गया, जैसे कि आज के साइंटिफिक टूल्स को, और आखिर जिन्होंने यूनिवर्स के नेचर के बारे में हिंट रिवील किया। केवल कुछ 100 साल पहले जब लोगों ने सिस्टमैटिक चीजों के नेचर की जांच शुरू की, तब से यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज बार बार आगे बढ़ती जा रही है। यूनिवर्स लगभग 14 अरब वर्ष पुराना है। हमारा सौरमंडल 4.6 अरब वर्ष पुराना। पृथ्वी पर जीवन शायद 3.8 अरब वर्ष से अस्तित्व में है, और मनुष्य केवल कुछ 100,000 वर्षों के आसपास रहे हैं। दूसरे शब्दों में यूनिवर्स हमारी प्रजातियों की तुलना में लगभग 56,000 गुना अधिक समय तक अस्तित्व में रहा है। इस मेजरमेंट से लगभग सब कुछ जो कभी हुआ है वो मनुष्यों के अस्तित्व से पहले हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। कॉस्मिक सेंस में हम अभी अभी आए हैं, लेकिन इसके बाद भी हमने इससे जुड़ा काफी कुछ जान लिया है। कैन द यूनिवर्स बी फाइनाइट इन साइज और शेप? हमारे यूनिवर्स का एक्चुअल साइज अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है, क्योंकि हम अभी तक इसे इसके एक हद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही देख पाए हैं।
यानी कि यूनिवर्स का वो एरिया जहाँ की लाइट अभी तक हमारे पास पहुँच पाई है और जिसे पिक करने में हम अभी पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। अगर इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो ये लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष के डायमीटर में फैला है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन पूरा यूनिवर्स इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी कहीं ज्यादा विशाल है। वैज्ञानिकों की माने तो यूनिवर्स इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 से 300 गुना ज्यादा विशाल हो सकता है। लेकिन इस यूनिवर्स की शेप क्या है? यूनिवर्स की बेसिकली 3 पॉसिबल शेप्स हो सकती हैं। एक फ्लैट यूनिवर्स, एक स्फेरिकल या क्लोज्ड यूनिवर्स या एक हाइपरबोलिक या ओपन यूनिवर्स। यूनिवर्स की शेप को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक काफी कंफ्यूज्ड हैं और जिस वजह से ये एक बहुत बड़ी डिबेट का कारण भी रही है। यूनिवर्स की शेप को जानना वैज्ञानिकों के लिए जरूरी भी इस वजह से है क्योंकि यही शेप हमें ये बताएगी कि क्या हमारा ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता ही जाएगा या हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है या इन्फिनाइट। हाउ विल द यूनिवर्स एंड? हम ह्यूमंस एक लंबे समय से इस सवाल को सोचते आए हैं, लेकिन जिसका कोई डेफिनेट आंसर तो हमें नहीं मिला। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर कई थ्योरीज के जरिए अपने विचार साझा किए हैं। इनमें से 3 ऐसी भी थ्योरीज हैं जो हमारे ब्रह्मांड के अंत के बारे में बताती हैं और जिन्हें बाकी के वैज्ञानिकों द्वारा सपोर्ट भी किया गया है। बिग फ्रीज, बिग रिप और बिग क्रंच। इनमें से बिग रिप थ्योरी का कहना है कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद से फैलता आया है और ये यूनिवर्स आज भी फैल रहा है और ये इसी तरह से फैलता जाएगा, जिस वजह से हमारे यूनिवर्स का अंत इसके लगातार फैलने की वजह से होगा, जिसके कारण इसमें मौजूद बॉडीज एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगी कि वो किसी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण यूनिवर्स अपने फैलाव के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बिग क्रंच के बारे में। इस बिग क्रंच थ्योरी का कहना है कि हमारा यूनिवर्स अब फैल रहा है, लेकिन ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि एक समय के बाद यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रफ्तार कम हो जाएगी और तब इसमें मौजूद ग्रेविटी यूनिवर्स की सबसे ताकतवर फोर्सेस बनते हुए सभी चीजों को वापस से खींचना शुरू कर देगी, जिस वजह से यूनिवर्स में मौजूद स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज एक दूसरे से कोलाइड होना शुरू हो जाएंगी। ये प्रोसेस इसी तरह से ऐसे ही तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे यूनिवर्स का सारा मैटर एक बहुत छोटे साइज तक नहीं पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं बिग फ्रीज की। तो इस थ्योरी का कहना है एक दिन यूनिवर्स में सारी एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो इसके आगे के फर्दर एक्शन को रोक देगी, जिस वजह से हमारा यूनिवर्स एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएगा जिस वजह से इसमें आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि उस वक्त यूनिवर्स मूवी में दिखाए गए टाइम फ्रीज की तरह रुक जाएगा। इस तरह से ये 3 थ्योरीज हैं जो हमारे ब्रह्मांड के अंत का एक अलग अलग व्यू हमें दिखाती हैं। वर्डिक्ट। आज हमने जाना कि कैसे हमारे ब्रह्मांड की 3 तरह की शेप हो सकती है, लेकिन इनमें से यूनिवर्स किस शेप का है इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर बात करूं मैं अपने ओपिनियन की तो मेरा मानना है कि हमारा यूनिवर्स स्फेरिकल शेप का ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर चीजों की शेप वही है। चाहे आप यहाँ पर ऑरेंज को ही ले लीजिए या फिर हमारे सूर्य या एक ब्लैक होल को। अगर हमारा ब्रह्मांड फ्लैट भी है तो ये हमारे लिए ब्रह्मांड की कुछ मिस्ट्रीज को आसान कर देगा, जैसे पैरेलल यूनिवर्स। एक फ्लैट यूनिवर्स में पैरेलल यूनिवर्स बड़ी आसानी से उस फ्लैट सरफेस पर अलग अलग जगह पर मौजूद हो सकते हैं और वो भी एक दूसरे की मौजूदगी के किसी भी संकेत के बिना। इसी तरह से ब्रह्मांड के अंत को लेकर मेरा मानना है कि इसके पीछे बिग रिप का हाथ ही रहेगा। बाकी आप बताइए अपना ओपिनियन इन दोनों चीजों के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।